पुनः बिना प्लान के क्यों चल रहा है? There is a plan for development, but वो implement नहीं होता है. PMC has around 9 to 10,000 crores. सर, पुणे के रोड की हालत हर साल वैसी ही होती है. जब रोड बनता है तभी वो सबस्टैंडर्ड होता है. बेसिकली पुणे का रियल प्रॉब्लम रोड नहीं है कि रोड खराब रिपेयर करो, फिर बार बार करते रहो, फिर एवरी साल करते रहो. कि गवर्नमेंट के लिए लोग है या लोगों के लिए गवर्नमेंट है. आप मेरे से टैक्स भी लोगे, पानी भी नहीं दोगे, फिर मैं वाटर टैंकर पे ऊपर भी खर्चा करूंगा. तो हम लोग सिटी डेवलप करने के बदले में सिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सबसे ओपेक एरिया इज टोल कॉन्ट्रैक्ट. जो भी गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन है बाहर नहीं जानी चाहिए. टू व्हीलर वालों को कोई यूनियन नहीं है, सब बोलते इनको रगड़ो, उनसे फाइन ले लो. पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपया फाइन किया. So that was a landmark judgment by Information Commission. अभी ये पूना में नया लाइन डाला 24/7, उसके भी मैप्स 100% नहीं है. 4 दिन तक ढूंढ रहे थे मेन लाइन है कहाँ. एलएनटी के लोग, एलएनटी और पीएमसी दोनों के लोग ढूंढ रहे थे. कम से कम 4 खड़कवासला डैम से इतना पानी जमीन के नीचे होना चाहिए. कहाँ पे भी 1 फीट भी खोदा तो पानी आना चाहिए. ये जो नए जो लोकेशंस आए हैं, तो कोंडवा हो गया या फिर बानेरसूस हो गया, या फिर इनकी तो हालत क्या होगी. बट हमारा पीएमपीएमएल का बस सिस्टम इतना होपलेस है. किंग्स have become servants and servants have become kings. पुणे शहर का क्या होगा. पुणे के सिविक प्रॉब्लम्स रैंडम नहीं है. पानी, सड़क, ट्रैफिक, बिजली, प्रॉपर्टी टैक्स, रिवर्स, ये सब अलग अलग फेलियर्स नहीं है. ये एक ही सिस्टम के सिम्टम्स है. सिस्टम्स जहां सिटीजन सिर्फ पेयर है, स्टेक होल्डर नहीं. इसीलिए आप प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर वाटर चार्जेस भी देते हो, फिर भी टैंकर के लिए पैसे देने होते हैं. इसीलिए रिवर्स गंदी है, पाइपलाइंस का कोई पब्लिक ब्लूप्रिंट नहीं, और पुणे से बाहर जाने के लिए एक भी टोल फ्री रोड नहीं. आज हम प्रॉब्लम्स नहीं गिनाएंगे, आज हम बात करेंगे सिटीजन्स क्या पूछ सकते हैं और सिस्टम क्या छुपाता है. ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो आप जानते भी नहीं कि आपका प्रॉब्लम हो सकता है. तो लेट अस स्टार्ट. सर, वेलकम. आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना की अधिकारी, या मराठी में क्या बोलेंगे उसको, माहितीचा अधिकार. माहितीचा अधिकार. इसको लेके एक आम आदमी जिसके ऊपर सही में गलत हुआ है, जिसको अपना इन्फॉर्मेशन चाहिए, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे. आरटीआई क्यों फॉर्म हुआ सर? बेसिकली 2 पर्पज है आरटीआई के. एक तो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस. हमारे यहाँ 1923 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. सीक्रेट्स, हाँ, जो भी गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए. बिकॉज नेटिव्स इंडियन को कुछ नहीं समझना चाहिए. इसके लिए वो एक्ट लाया था 1923 में. सो एक्चुअली वो खत्म होना चाहिए था 1950 में जब हमारा खुद का एक्ट आया, बट वो कंटिन्यू रहा. एंड our entire bureaucracy used it like anything. So the first purpose of RTI was to override that act, कि वहां कुछ भी सीक्रेट बोला होगा इसमें देना होगा, एक. और दूसरा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्निंग पीपल टू द गवर्न. इश्यू ऐसा है कि हमने लोकशाही प्रजासत्ताक स्थापन किया. प्रजासत्ताक मीन्स प्रजा इज द किंग, और ये जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं उनको नामानिधान दिया गया गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू द किंग्स. हुआ क्या, इन 75 years किंग्स हैव बिकम सर्वेंट्स एंड सर्वेंट्स हैव बिकम किंग्स. इन ऑर्डर टू गेट किंग्स देयर किंगडम बैक, ये एक्ट आया है. सो अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्निंग पीपल टू द गवर्न, दैट मीन्स जनता के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीज एस्टेब्लिश करने के लिए एक्ट आया. सो इट वॉज अ वेरी purposeful thing with which it was brought. वेरी गुड सर. मतलब वो मेरे जहन में ये बात आती है कि गवर्नमेंट के लिए लोग है या लोगों के लिए गवर्नमेंट है, आज समझ ही नहीं आता. करेक्ट सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज करके एक मेरे जैसा साधारण आदमी, कॉमन आदमी अपने परेशानियों को दूर कैसे कर सकता है. हम लोग, आपके एक्सपीरियंस है, हम लोग पुणे में हैं, तो ये सिर्फ पुणे के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए है ये. बट हम लोग पुणे का एग्जाम्पल देंगे क्योंकि हम लोग पुणे में है. वो कैसे कर सकता है वो बताइए सर. ऐसा है, आजकल एक फैशन हुआ है, या अनफॉर्चुनेटली फैक्ट हुआ है, जिसको भी कोई गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में काम कराना हो, एक तो वो पैसा देता है और काम करा के लेता है, नहीं तो एजेंट लगाता है और काम करा के लेता है. सो फ्रॉम बोथ एंगल्स जनता को
पैसा देना ही पड़ता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे थ्रू एजेंट इनडायरेक्ट हो। जो काम करना ये गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का बेसिक कर्तव्य है, उसके लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। सो हम लोगों को बोलते हैं कि भैया ऐसा मत करो, आपका जो भी समझो आपको कुछ पेपर्स चाहिए, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सीधा आरटीआई का यूज करके मांग लो, एंड विद दैट इंफॉर्मेशन यू कैन रिजॉल्व योर इश्यूज। ये हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिसमें ये हुआ है, छोटे छोटे आदमी से लेके बड़े थिंग तक। एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, सबसे ओपेक एरिया हमारे इंडिया में इन रिसेंट पास्ट इज टोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये टोल कॉन्ट्रैक्ट दिखता कैसे है वो भी किसने देखा नहीं है, और कितना टोल जमा हुआ, कब तक ये चलेगा, कितने व्हीकल्स रन हुए उसके ऊपर, कुछ पता नहीं किसको। सो 2016 में मैंने एक इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट दाखिल किया कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए। सो दैट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट बाय इंफॉर्मेशन कमीशन कि ऑल टोल कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑन द वेबसाइट। तो उस टाइम सभी टोल कॉन्ट्रैक्ट्स वेबसाइट पे प्रदर्शित हुए फर्स्ट टाइम। एंड देन आज भी स्पेशली जो एमएसआरडीसी के टोल नाका है, जैसे मुंबई एंट्री पॉइंट है, एक्सप्रेस वे है, ये सबके हर एक टोल बूथ के ऊपर हर महीने में कितने व्हीकल्स पास हुए, कार्स कितने, जीप्स कितने, मेटाडोर्स कितने, बसेस कितने, इसकी इंफॉर्मेशन, टोटल टोल कितना जमा हुआ उसकी इंफॉर्मेशन, ये सब प्रदर्शित होने लगी। सो जो ओपेसिटी था उसमें कि किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कम से कम वो दिखने लगा। अभी वो इंफॉर्मेशन के साथ हमें ये समझ में आया कि ये जो बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे है उसका तो एक्चुअली टोल जो मिलना चाहिए था उसको कभी का मिल चुका है। सो हम लोगों ने फिर हाई कोर्ट में एक केस दाखिल किया 2017 में। अनफॉर्चुनेटली वो पेंडिंग है, बट विथ इंफॉर्मेशन बहुत कुछ कर सकते हैं लोग। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल करके मैंने बोला। सर, टोल का भी प्रॉब्लम है इंडिया में, कोई रोड बिना टोल का बचा ही नहीं है अभी। मतलब देयर शुड बी अ सब्स्टिट्यूट, एक अल्टरनेट होना चाहिए। अगर आपका एक्सप्रेस हाईवे टोल है तो बॉम्बे जाने के लिए मेरे पास नॉर्मल जो बॉम्बे पुणे हाईवे था पुराना वाला, वो बिना टोल के होना चाहिए, उस पर भी टोल लगा दिया है। वो इसलिए लगाया कि जो एक्सप्रेसवे बना तो लोग नहीं यूज करते थे, बोले क्यों टोल भरे, ठीक है थोड़ा ज्यादा टाइम लगा तो ओल्ड रोड यूज करेंगे। सो बोले ऐसे तो नहीं चलेगा, सो उसको भी लगा दो, सो लोग एक्सप्रेसवे से जाएंगे। अरे बाप रे। हाँ, वो हुआ है 2004 में हुआ था वो। बट इफ यू सी रोड्स इन कर्नाटका, जैसे आप कोल्हापुर पास करते हो कागल नेपाल, और कर्नाटक की बाजू में जाते हो, कंटिन्यूसली विल साइड देयर इज अ सर्विस रोड ऑन द साइड, कि जहां से विदाउट टोल कोई भी जा आ सकता है। बट हमारे यहाँ वो नहीं है, सर्विस रोड ही नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्पेशली नो सर्विस रोड। पूना से मुंबई जाने के लिए कुछ नहीं है, पूना से सातारा जाने के लिए विदाउट गोइंग थ्रू दैट टोल रोड नहीं जा सकते आप। सो ये सर्विस रोड का कंसेप्ट जानबूझ के यहाँ पे मार दिया गया है। सर, पुणे के रोड की हालत हर साल वैसी ही होती है, मतलब रिपेयर वर्क तो होता ही है बट हालत वैसी ही रहती है। क्या क्या प्रॉब्लम है सर इसका? सी 2-3 चीज है। एक तो जब रोड बनता है तभी वो सबस्टैंडर्ड होता है, नोबडी चेक्स, उनके पास कोई यंत्रणा है या नहीं पता नहीं, बट चेक तो डेफिनेटली होता नहीं है, क्योंकि रोड का जो मटेरियल है उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, वर्कमैनशिप कैसी होनी चाहिए। रोड का बेसिक कंसेप्ट है कि वो केम्बर शेप, यानी जो कछुआ होता है उसकी बैग जैसी होती है, ऐसी होती है। सो एनी वाटर ड्रॉप्ड ऑन इट, इट गोज टू द साइड। सो मेन रोड जो होता है उसके ऊपर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी और टार, जो रोड के लिए टार यूज करते हैं, दे आर हैविंग कंप्लीट, दोनों का एक आपस में बैर होता है। सो वो बोलते हैं पानी और टार साथ में मत रखो। सो पानी बाजू में जाना चाहिए, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड वेयर द वाटर विल गो आउट। सो रोड कभी खराब नहीं होएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते, वो कभी रोड ऐसे भी होते हैं ऐसे, सो बीच में पानी आ जाता है। सेकेंडली रिपेयर्स, क्योंकि हमारे यहाँ रोड की खुदाई तो हर रोज चलती है, कभी एमएससीबी वाले करेंगे, कभी टेलीफोन वाले करेंगे, कभी खूब पीएमसी के लोग, ड्रेनेज वाला अलग से, देन वाटर वाला अलग से, एंड देन नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनी एजेंसीज।
सो एक रोड 4 बार खोदा जाता है पूरे ईयर में. खोद दिया, रिपेयर किया, फिर से खोदा, फिर से रिपेयर, ये चलते ही रहता है बिकॉज देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. तीसरा चीज ये है कि जब गड्ढे कहाँ होते हैं, पॉटहोल्स कहाँ होते हैं, अगर आपने देखा तो उसमें समझ में आएगा जहां पे वो सो कॉल्ड रिपेयर किया है वहीं पे फटता है वो. क्योंकि ये लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी से रिपेयर करते ही नहीं है. एक सिंपल चीज है कि रोड ऐसे रिपेयर होना चाहिए एक बार डिग होने के बाद कि कहाँ डिग किया था समझ में नहीं आना चाहिए. कहाँ डिग किया था समझ में नहीं आना. इतना स्मूथ रिपेयर होना चाहिए. जैसे आप देखो वो अनपढ़ रफू वाला होता है, कपड़ा किधर फट गया तो हम रफू कराते हैं. Correct. तो रफू वाला का काम भी इतना अच्छा होता है. वो इंजीनियर नहीं है, अनपढ़ है, बट आपको ऐसे देखने की सिवा समझ में नहीं आया कहाँ फटा था. यहाँ पे तो दूर से दिखता है कि अरे वहां पे खराब है. क्यों? बिकॉज कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है ऑलरेडी, इंडियन रोड कांग्रेस करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रूल्स बना के दिया है कि कैसे रिपेयर होने चाहिए रोड. कोई करते नहीं है. सो ये रोड रिपेयर होपलेस होता है तो उसी जगह फिर से गड्ढा बनता है. और एक बार गड्ढे में से गाड़ियां जाने लगी तो चौड़ा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज एवरी टाइम इट बम्प्स. एंड देन ड्यूरिंग मानसून वो बोलते अभी कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो हम फिल करेंगे तो वो भी बह जाएगा. सो दे डू सम शॉर्टी रिपेयर्स. सो अगेन इन 1 month इट गेट्स ड्रेन्ड अवे. सो फिर से करते हैं. सो दैट मीन्स ये एक बिजनेस हुआ है कि रोड खराब रिपेयर करो, फिर बार बार करते रहो, फिर एवरी साल करते रहो, फिर ब्लेम इट ऑन मानसून. कभी कभी उसके ऊपर भी ब्लेम डालते हैं, मानसून ज्यादा हो गया. अरे चेरापूंजी में जाके देखो, अभी मैं गया था 15 दिन पहले चेरापूंजी. रोड्स आर ब्यूटीफुल. हाईएस्ट एवर रेनफॉल इन इंडिया हैपेंस इन चेरापूंजी. वहां के रोड अच्छे हैं. यहाँ क्या प्रॉब्लम है? चेरापूंजी से 1/3 भी बारिश नहीं गिरती है यहाँ पे. बट दे ट्राई टू फाइंड आउट अ रीजन कि रोड क्यों खराब है. इट्स पुअर क्वालिटी, एब्सोल्युटली जीरो जो सुपरविजन बोलते हैं वो, एंड टू सम एक्सटेंट करप्शन. दीज आर द बेसिक रीजन्स व्हाई आवर रोड्स आर होपलेस. दे गेट पॉटहोल्स एवरी, नॉट ओनली इन मानसून, थ्रू आउट द ईयर. पुनः बिना प्लान के क्यों चल रहा है? एक्चुअली प्लान है ऑन पेपर्स, यस. दे कॉल इट एज डेवलपमेंट प्लान. जो पहले 1966 में हुआ था, बाद में 1980 में हुआ, फिर 87 में हुआ, देन 2017 में हुआ. देयर इज अ प्लान फॉर डेवलपमेंट, बट वो इंप्लीमेंट नहीं होता है. दैट्स अ प्रॉब्लम. 1987 का जो डीपी है, डेवलपमेंट प्लान, वो 2017 का डीपी, यानी अराउंड 30 साल के बाद जब नया डीपी बन गया, तब तक 30% भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था. सो प्लानिंग करते हैं बट इंप्लीमेंट नहीं करते, सो वो पेपर टाइगर हो जाता है. सो यूज ही नहीं है उसका. उसके मुताबिक बजट रखना पड़ता है. बजट नहीं रखते हैं, हैफेजार्ड खर्चा करते हैं. सो बेसिकली एक फॉर्मेलिटी, एक एक्सरसाइज करके प्लान तैयार करते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन जीरो. सो प्रैक्टिकल बेसिस पे देयर इज नो प्लानिंग. बेसिकली पूना का रियल प्रॉब्लम रोड नहीं है, जीरो लॉ एनफोर्समेंट है. दो चीज है, एक तो जीरो प्लानिंग एंड सेकंडली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. दोनों प्रॉब्लम है. जीरो प्लानिंग के बारे में तो मैंने अभी बताया, क्योंकि रोड कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सब प्लानिंग में बताया गया है. किधर होने चाहिए वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ. दूसरा एनफोर्समेंट. सी, ट्रैफिक इश्यूज are there because of the bad road conditions and less road conditions, but at the same time they are due to absolutely no discipline. यहाँ पे कैसा है कि डिसिप्लिन ये हमें पसंद ही नहीं है. आप वन वे रखो तो भी दोनों बाजू से लोग आएंगे, 2 व्हीलर पे 3 लोग बैठ के आएंगे. देन सिग्नल तो फॉलो करना हमारे यहाँ अच्छा नहीं लगता है. सर, ये पहले ऐसे नहीं था. मतलब जितना मेरे समझ में आ रहा है, 10 साल 15 साल पहले क्या होता था कि जो आउटस्कर्ट्स का एरिया है, मांजरी हो गया, वागोली हो गया, भुगा हो गया, या फिर वो साइड हो गया, तो वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स है वो रॉन्ग साइड से आते थे, सिग्नल फॉलो नहीं करते थे. अब 10 साल 15 साल के अंदर वो सिमटते 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 सिटी के कोर में आ गया. यस, सी, बिकॉज नोबडी हैज फियर कि यार कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करो बिंदास. सी, शॉर्टकट्स इज एवरीबॉडीज हैबिट.
सो अगर समझ में आया कि मैं सिग्नल तोड़ा भी, 2 के बदले 3 लोग गया, तो कुछ होने वाला नहीं है. सो पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उनको भय ही नहीं बचा. दूसरा, लॉट ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम पॉलिटिशियंस. आजकल कोई भी किसको भी पकड़ा तो भी वो सीधा फोन उठाता है, इसको लगाता हूँ, उसको लगाता हूँ. पुलिस भी बोलता है छोड़ यार जा तू, क्योंकि कौन झमेला लेगा लेके. सो दैट इज ऑल्सो हैबिट. सो मेरा ख्याल से ये भी एक रीजन है जो पॉलिटिशियंस उसके लिए जिम्मेदार है. कोई फोन नहीं उठाना है ऐसे किसी का. बोला तुमने लॉ तोड़ा है ना, फाइन भरो, मैं इंटरवीन नहीं करूंगा. ये वो लोगों ने भी बोलना चाहिए, और पुलिस ने भी किसका सुनना नहीं चाहिए. मेरे हिसाब से तो जो किसी को फोन लगाता है उसको डबल फाइन करना चाहिए. एब्सोल्युटली. वो लीडर ही बोलना चाहिए उसको डबल फाइन लगाओ. फोन लगाया ना, मेरा भी टाइम गवाया, आपका भी गवाया, उसको डबल लगाओ. बराबर. बट नहीं होता है ये. तो रोड्स का जो हायरार्की होता है उसका डिसीजन कैसा आता है? या आज हमारे डीसीपी साहब इज नोन फॉर वन वे मैन, तो उसका प्रोसेस थोड़ा समझाएंगे प्लीज. कोई भी रोड अगर वन वे करना है तो उसके लिए पहले एक ड्राफ्ट नोट, पहले तो किसी की डिमांड होनी चाहिए. ये ऐसे मेरे मन में आया महीने किया ऐसे नहीं होता है. किसी की डिमांड होनी चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक प्लानिंग सेल ऑफ पीएमसी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे सिटीजन्स हो. बाद में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकलता है कि हम 15 दिन. डिमांड होनी चाहिए मतलब कैसा? नहीं, हु विल, अदरवाइज कौन डिसाइड करेगा? ही इज द डीसीपी ट्रैफिक, ही विल डिसाइड कि ट्रैफिक का फ्लो कैसा जाएगा. He is not the only person who can decide. He is not the only person. Maybe. So he has to take cognizance. चाहिए, अगर उसको खुद होके चाहिए तो भी उसने एक काम करना है. 15 दिन के लिए प्रायोगिक स्वरूप से ये करना है. लोगों को बताना है कि फॉर 15 days एक्सपेरिमेंटल तरीके से ये कर रहे हैं. आफ्टर दैट पीरियड इज ओवर, ओरिजिनल स्थिति वापिस आनी चाहिए. देन दे शुड रिव्यू कॉमेंट्स, सजेशंस, ऑब्जेक्शंस कमिंग फ्रॉम पीपल, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू कंफर्म कि हाँ ठीक है, चलो ये वन वे, बहुत सारे लोगों ने बोला ये अच्छा चल रहा है. सो फाइनली वी आर कंफर्मिंग दैट दिस रोड विल बिकम वन वे. आज प्रॉब्लम ऐसा है कि ऐसे जो ये प्रोसीजर फॉलो हो कहीं पता नहीं. आज आप किसी भी रोड का वन वे के लिए अगर पूछेंगे कि यहाँ पे कहाँ है वो नोटिफिकेशन फाइनल, तो मिलता ही नहीं है. एक एग्जाम्पल बोलता हूँ. कुछ साल पहले तक लकड़ी पुल, उसके ऊपर 2 व्हीलर्स वे बैंड. सो एक आदमी ने आरटीआई में पूछा कि भैया ठीक है बैन है, उसका वो ऑर्डर दिखाओ कहाँ है. दे सर्च लाइक एनीथिंग, नहीं मिला. फिर बाद में वो टाइम के डीसीपी थे, वो बोले ठीक है चलो जाने दो, 2 व्हीलर चालू करते हैं लकड़ी पुल के ऊपर. तब तक हजारों लोगों ने फाइन भरा उसके ऊपर. मैंने खुद ने भरा. हाँ, जहाँ की कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है उसका. सो मेरे ख्याल से पुअर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एक दूसरा चीज बोलता हूँ, कैसे लगाने का, कहाँ लगाने, कोई भी लगाता है. से फॉर एग्जांपल सिटी प्राइड कोथरूड है, उसके सामने वाला रोड अराउंड 100 फीट विड्थ का है, आगे ज्यादा कुछ है ही नहीं. जब वो सिटी प्राइड शुरू हुआ उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने दोनों साइड नो पार्किंग किया. डोंट नो व्हाई, क्योंकि वो रोड पे विड्थ ज्यादा है, आगे कुछ नहीं, तो क्यों नो पार्किंग. सो मैंने जब ये मुद्दा उठाया तब उस टाइम के डीसीपी वहां पे आए, देखा, बोला ये बराबर है आपका, बट पूरा पार्किंग नहीं हटाऊंगा. सो उन्होंने क्या किया, P1 P2 लगाया उधर. फिर भी चलो कुछ तो हुआ. सो मेरे ख्याल से जहां जहां पे भी लोगों को लगता है कि ये बराबर नहीं है, या अन्यायकारक है, देयर दे शुड डिमांड अंडर आरटीआई कि इसका पूरा हमें फाइल दिखाओ. पहला ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कब निकाला था, सजेशंस ऑब्जेक्शंस क्या आ गए आपके पास, और आपका फाइनल नोटिफिकेशन कब निकाला, उसका कॉपी. ये अगर मांगते हैं ना, तो मैं तो बोलता हूँ आज भी पुणे में जितने ऐसे P1 P2 नो पार्किंग जो भी है, 50% के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे. इट इज बैड गवर्नेंस, दैट्स व्हाट आई कैन से. देयर इज नो प्रोसेस व्हिच इज बीइंग फॉलोड. पेपर पे प्रोसेस है, बट इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है. प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है. एक और एग्जांपल आपको बोलता हूँ, कैसे एजेंसीज टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. ये भिड़े पुल करके, इट्स अ ब्रिज कि जो रिवर बेड रोड है वो आता है पूरा शनिवारवाड़ा से, वो भिड़े पुल के ऊपर से पीपल कैन क्रॉस द रिवर एंड देन अगेन इट गोज टू कोथरूड. सो इट इज अ वेरी कन्वीनियंट रोड फॉर पीपल, एंड सिटी में का एज वेल एज डेक्कन जिमखाना ये साइड का ट्रैफिक कम होता है उसकी वजह से, बिकॉज वो रोड से लोग निकल जाते हैं. मैक्सिमम 2 व्हीलर्स फॉलो करते हैं. मैक्सिमम 2 व्हीलर का ट्रैफिक 70% 2 व्हीलर ही है. सो 2 व्हीलर ज्यादा फॉलो करते हैं वो, बट ट्रैफिक ईज होता है. समवेयर इन अप्रैल
अभी 2025 मेट्रो ने बोला कि हमको ऊपर एक पैदल ब्रिज बनाना है, ये ब्रिज के ऊपर, सो बंद कर दिया वो काम करने के लिए। 45 डेज वॉज ओरिजिनली जो पेपर में बताया गया। फिर 45 डेज क्या, अराउंड 145 डेज होने का आया, फिर भी बंद नहीं हुआ। सो गणपति के पहले लोगों का डिमांड आया कि अरे अभी गणपति सीजन है, बहुत भीड़ रहती है, कम से कम उस टाइम चालू करो। सो 10-15 दिन वो खुल दिया। जैसे ही गणपति खत्म हो गए फिर से लगा दिया। फिर दिवाली के पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, अरे फटाका स्टॉल रहते हैं वो रोड पे, दिवाली का बहुत सारा रश होता है, उठाओ ये। सो फिर 4-5-7 दिन के लिए वो बड़े ब्रिज चालू हो गया, फिर से बंद कर दिया। सो मैंने उनको पूछा, अरे कितना टाइम लगाने वाले हो वो तो बताओ, एंड व्हाई यू कांट डू योर वर्क इन द नाइट्स। किसको पूछा सर आपने? तो हमने मेट्रो वालों को पूछा। हाँ, फिर मैंने 2-3 दिन स्पेशली 2 मंडेज को वहां पे जाके दोपहर में शूटिंग किया, फोटोज निकाला कि वो जो काम करते हैं, बोल रहे कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे थे। अगर इसी तरह से काम होता है तो 4 साल भी कम पड़ेंगे। सो उसका मैं कंप्लेंट दर्ज किया। सो मेट्रो वाले ने आखिर बोला चलो छोड़ो, जाने दो, ये दिन में खुला कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है, रात को करना है, क्या करना है। बट दैट इज आइडियल वे, क्योंकि देखो पहले तो वो जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना रहे ऊपर से, आई डोंट नो कौन उनको कंसेप्ट दिया, क्योंकि पूना में जितने भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज है ऊपर से जाने वाले पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए, ऑल आर फ्लॉप। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो व्हाई दे आर डूइंग इट? वहां से 100 मीटर दूरी पे उन्होंने पहले से एक बनाया है, जो भी आज भी इतना यूज नहीं हो रहा है, तो उसके बावजूद ये और एक बनाने वाले। सो बेसिकली अगेन नोबडी थिंक्स कि पहले क्या हुआ था और व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, वो देखना नहीं है। बस एनीथिंग यू डू एंड देन टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, दिस इज व्हाट नॉर्मली ब्यूरोक्रेसी डज। पेडेस्ट्रियन ब्रिज लोग पूना के यूज क्यों नहीं करते? सी देखो ऐसा है, when they see क्या सिटीजन का भी प्रॉब्लम है, सिटीजन का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है। नाइदर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस नॉर अंडरग्राउंड ब्रिजेस, वो भी नहीं यूज करते, यूज नहीं करते। लोग सीधा रास्ते पे से ही क्रॉस कर देते हैं। बराबर। सो इट्स अ टिपिकल मेंटेलिटी। क्यों वो बोलता है ऊपर जाओ नीचे आओ, कितना टाइम जाता है उसमें, सीधा जाऊंगा ना मैं, थोड़ा रिस्की है, चल दे दो, होता है। दैट इज द, तो जहां पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, ऊपर है या अंडरग्राउंड है, वहां पर उसी को यूज करना चाहिए। रोड पे अगर आपने क्रॉस किया तो उसको भी फाइन लगाना चाहिए। नहीं होता है फाइन, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनफोर्समेंट कि आई हैव नेवर हर्ड अ पेडेस्ट्रियन बीइंग फाइंड। एक्चुअली आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि फुटपाथ जो है उसको पूरा फेंसिंग होना चाहिए। वैसे दैट्स द नॉर्मल सिचुएशन, वो अपने रूल्स में भी लिखा है। देन एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग only it should get opened up. So लोग फुटपाथ पे चलेंगे, कोई नीचे उतरेगा नहीं, कोई वाहन ऊपर जाएगा नहीं। एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ओनली दे विल क्रॉस। बट हमारे यहाँ क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के पहले भी क्रॉस करते, जिधर मन में आया उधर क्रॉस करते। आज तक किसी भी पेडेस्ट्रियन को कोई फाइन नहीं लगाया। सर पेडेस्ट्रियन के राइट्स क्या होते हैं रोड पे, वो उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं किया है। सब बोलते हैं कि फर्स्ट राइट इज फॉर पेडेस्ट्रियंस, बट फर्स्ट राइट इज ऑफ पेडेस्ट्रियन। व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द लॉ प्रोसेस? सी इशू ऐसा है कि क्या करना है, हर एक रोड पे फुटपाथ होना ही चाहिए, ये बेसिक रूल है। एंड दैट टू 3.5 फीट का मिनिमम। उसके ऊपर स्टडी होना चाहिए, उसमें कितना ट्रैफिक पेडेस्ट्रियन का है, उसके ऊपर उसका विड्थ बढ़ना चाहिए। जैसे आपने शायद देखा होगा बम्बई में, वो वहां पे फुटपाथ इज बिगर देन रोड, नहीं वो नरीमन पॉइंट। व्हाई? बिकॉज लॉट ऑफ पेडिस्ट्रियन आर ट्रैवलिंग। सो यहाँ पे वो स्टडी नहीं किया किसने, अच्छा लगा देते हैं छोटा सा। हाँ, सो पेडिस्ट्रियन राइट इज ही शुड गेट सफिशिएंट स्पेस टू वॉक ऑन फुट। आपने बताया 3.5 मीटर्स, फीट एटलीस्ट, फीट, ओके। हाँ, मिनिमम 1 मीटर, मिनिमम 1 मीटर। बट अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। सेकेंडली पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होनी चाहिए जहां से पेडेस्ट्रियन क्रॉस करके जाएगा। बट ये आपको दिखेंगे भी नहीं बहुत सारे जगह में। तीसरा, जैसा मैंने बोला, पूरा फुटपाथ को फेंसिंग चाहिए, वो बाहर नहीं आएगा, फुटपाथ के ऊपर कोई व्हीकल नहीं आएगा। यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर से 2 व्हीलर दिखेंगे आपको, क्योंकि है ओपन, लगाओ। सो बेसिकली एवरीबडी हैज अ राइट एज वेल एज ड्यूटीज ऑल्सो। तो हमारे यहाँ राइट भी पता नहीं है, ड्यूटीज का सवाल ही। इसीलिए पूछा सर मैंने।
एंड पेडेस्ट्रियंस के साथ में पेडेस्ट्रियन का जो जेब्रा क्रॉसिंग है, आज मतलब जितना मैंने देखा है 80% जेब्रा क्रॉसिंग डिवाइडर पे जाके खत्म होता है। नहीं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज पुअर प्लानिंग। आई मीन कोई सोचता ही नहीं है, बस जेब्रा क्रॉसिंग लगाओ। वो कोई कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि वो पट्टा मारो, तो जिधर दिखता है उधर मार देता है। वो सोचने का सवाल ही नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो वी डोंट हैव पीपल हु थिंक एंड गेट इट डन। वो कॉन्ट्रैक्टर को बोला है करने को, वो करेगा, वैसा करेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। सर आपको लगता है पुणे में ट्रैफिक काउंट लिया जाता है? आई आपने रियली बोला कि डाउट। ट्रैफिक काउंट होना चाहिए। आई रियली डाउट। पेडेस्ट्रियन को होना चाहिए, तभी समझेगा कि कितना वाइड फुटपाथ होना चाहिए। किधर भी नहीं होता है। एंड ये अभी रिसेंटली जो फुटपाथ को और नैरो करते जा रहे हैं रोड बढ़ाने के लिए। सी दैट इज व्हाई, अगर ये स्टडी हो जाएगा ना, तो अपने आप ये प्रूव हो जाए कि इतना तो होना ही चाहिए, नथिंग लेस देन दैट। सर ये पीएमसी में पूछना चाहिए या ट्रैफिक डिपार्टमेंट में? बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, पीएमसी एज वेल एज ट्रैफिक पुलिस, both are responsible. Unfortunately nobody even knows it and thinks it. नहीं, इसका प्रोसेस क्या होता है? किसी एक ने इनिशिएट करके दूसरे को फॉलो अप देना चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोलेगा कि मेरे इतना व्हीकल मूवमेंट है, इतना पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है, मेरे को यहाँ पे फुटपाथ चाहिए, मेरे को यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग चाहिए, मुझे यहाँ पे यू टर्न चाहिए, एंड फिर पीएमसी उसको फॉलो करेगा। नहीं, पीएमसी बोलेगा एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट उसको ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक्चुअली इनिशिएट करता है, ओके, पुलिस, एंड देन पीएमसी डू द ऑल इंफ्रा वर्क। जैसे फुटपाथ चाहिए बोले तो फुटपाथ लगाने का है, देन जेब्रा क्रॉसिंग चाहिए तो जेब्रा क्रॉसिंग लगाने का काम पीएमसी का है, या बोर्ड से P1 P2 वाले, नो पार्किंग वाले, ये सब काम पीएमसी का है। तो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट पीएमसी को कम्युनिकेट कैसा करता है ऑफिशियली? आइडियली देयर इज अ कमिटी ऑफ ट्रैफिक पुलिस एज वेल एज पीएमसी, बट वो मोस्टली डिफंक्ट ही है। सो जो चाहे जैसा काम करता है, जब इन्होंने कुछ कम्युनिकेशन दिया, इनको लगा तो काम करते हैं। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स विद इन द पीएमसी एंड आउटसाइड पीएमसी आल्सो। पुणे का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आई वेंट इन पब्लिक, लोगों से पूछा मैंने पुणे का ट्रैफिक कैसा लगता है। 95% बोलूंगा मैं, लोगों ने बोला पैथेटिक। एंड 5% इसलिए बोल रहा हूं मैं कि कुछ बैंगलोर के लोग मिले जिन्होंने कहा कि बैंगलोर से बेटर है। मतलब उसके अंदर फैमिलीज ने बात किया, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, कुछ 2 कपल्स फैमिली सिर्फ शॉपिंग करने के लिए पुणे आए थे, FC रोड पे गया था मैंने, उनसे भी बात किया। उसमें से एक सजेशन आया कि बॉडी कैम होना चाहिए पुलिस वालों के ऊपर। अच्छा, लोगों को पूछा मैंने आपने रूल तोड़ा है क्या, तो लोगों ने एडमिट भी किया कि हाँ मैंने फुटपाथ पे 2 व्हीलर चलाया है, मैंने ये किया है, मैंने कभी वो किया है। तो वो भी एक अच्छी चीज थी, जिसमें से बॉडी कैम का जो है वो बहुत काफी लोगों ने सजेस्ट किया है। वो चालान आ जाएगा, लेन डिसिप्लिन आएगी, सारी चीजें आ जाएगी। वो आपको लगता है हेल्प करेगा? नहीं, वैसे तो अभी भी सीसीटीवी है एंड पुलिस आर इंक्रीजिंग द सीसीटीवी एरिया, एआई के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं। सो बेसिकली बॉडी कैम इज ओके, बट अदरवाइज आल्सो इससे काम हो सकता है, बट समबडी हैज टू मॉनिटर इट। जैसे सीसीटीवी जब पहले लगाए गए थे, उस टाइम कुछ वायलेशंस 4 लाख या 5 लाख पकड़े थे सीसीटीवी ने, बट उसका एनालिसिस करके उनको चालान देने के लिए पुलिस के पास लोग ही नहीं थे। सो वो डेटा आज भी वैसा ही पड़ा है। सो ये नहीं होना चाहिए। एक बार आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया, तो उसका एक्चुअल यूज में आना चाहिए। सो लोगों को समझ में आया, रहे ये तो ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दैट शुडंट हैपन। मैंने नोटिस किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, जो सीसीटीवी से कैप्चर किया जाता है, आई थिंक 80-90% नो हेलमेट वाला चला जाता है। सी होता मतलब क्या है, वो प्रोसेस है, हम काम कर रहे हैं, कलेक्शन के हिसाब से हो रहा है या एक्चुअल इन्फोर्समेंट हो रहा है? इजीएस्ट टारगेट इज दैट, कि जो इजी पकड़ा जाता है वायलेशन के लिए, तो विदाउट हेलमेट वाला 90% केसेस होता है। सेकेंडली वो अनयूनाइटेड है, जैसे रिक्शा वालों को पकड़ा तो रिक्शा का यूनियन है, पीएमपीएमएल का बॉडी है, 2 व्हीलर वालों को कोई यूनियन नहीं है। सो बोलते इनको रगड़ो, उनसे फाइन ले लो और अपना कोटा कंप्लीट करो। सो यही यूज हुआ है आज तक सीसीटीवी का। बिल्कुल एक्चुअली होना चाहिए, जैसे ये बड़ी गाड़ियां भी तोड़ रही है, 3 सीटर 2 सीटर 2 व्हीलर पे 3 लोग जा रहे हैं, रॉन्ग वे जा रहे हैं, ऐसे चलन आपको 1% भी नहीं मिलेंगे। रॉन्ग वे पे जाके तो मतलब ऐसा हो गया है कि वी आर एंटाइटल्ड। उसको अगर ऐसा भी करो ना तो बोलता चल
क्या Yes. क्या क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा. And we are Absolutely. taking pride in breaking traffic rules. Absolutely, absolutely. Unfortunate, but it's a fact. बहुत बहुत जरूरी है इसके लिए. सर, आपने बताया पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूछना चाहिए फॉर ट्रैफिक, लेकिन देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूछना चाहिए. मैंने सुना है कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाटर डिपार्टमेंट के पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, या कभी था ही नहीं. Yes, it's a fact. Unfortunately, it's a fact. सर, मेरे हिसाब से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है. Number 2. Number 1 is BMC, Bombay Sir, Municipal वो- Corporation. नहीं, उसको क्रॉस करके आ गए. अभी जो 23 गांव 22 गांव ऐड हुए हैं, हाँ. उसको क्रॉस कर दिया है. एमएमआर बड़ा होगा, हाँ. बट पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द it's the बिगेस्ट वन. biggest one. बिना ब्लूप्रिंट के पानी लोगों को पहुंचा रहे हैं. एंड मैंने सुना ड्रेनेज के लिए भी कोई पाइप ये नहीं है, नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है. कुछ भी नहीं है. पाइपलाइन जो भी अंडरग्राउंड है उसका कुछ नहीं है. परसों मैं बानेर में देख रहा था, वो कान में लगा के वो कंक्रीट रोड के ऊपर बीच में पेवर्स होता है ना, उसके बीच में कर रहे थे. उनको पूछा मैंने क्या है, तो बोले वो इलेक्ट्रिक का वायर ढूंढ रहे हैं हम लोग. तो मतलब इलेक्ट्रिक के लिए, ड्रेनेज के लिए, पानी के पाइपलाइन के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है. कैसा चलेगा ये? एंड ये कब से हो रहा है? ये पहले से हो रहा है. ये था ही नहीं कभी. क्योंकि क्या है ना, जब शहर छोटा था, लोग भी वही थे, उनको सब पता होता था. एंड यू नो, दे बिलीव इन एक्सपीरियंस. अरे हमको पता है कहाँ है, जरूरी क्या है ब्लूप्रिंट की. बट इतने झट से शहर बढ़ने लगा, और जो लोग रिटायर हो गए, नए लोगों के पास कुछ है नहीं. सो वो ढूंढते हैं कि अब, जैसे एक छोटा एग्जांपल बोलता हूँ, मेरा ही एग्जांपल है 10 साल पहले वाला. मेरे पास एक आधा इंची कनेक्शन है जो 2 लोगों में बांटा है उन्होंने. तो एज पर रूल एवरीबडी शुड गेट हाफ इंच. तो मैंने एप्लीकेशन किया, पैसा भरा, मेरे को मेरा आधा इंच सेपरेट चाहिए. मेरे घर के सामने अराउंड 5 फीट का गड्ढा उन्होंने ले लिया देखने के लिए कि लाइन आ कहां से रहा है. मेरे पास नहीं मिला. सो दे सेड, बॉस छोड़ो, ये अभी नहीं मिल रहा है, हम आपको रोड की वो साइड से नया लाइन ला के देते हैं. छोड़ दिया वो वैसा ही. सो 90% प्लेसेस यही सिचुएशन है. कई किसी प्लेस में ना एक के ऊपर 2-2, 3-3 लाइन है, क्योंकि कॉर्पोरेटर चेंज होता है. वो बोलता है मेरे वार्ड में मेरे भी लाइन होनी चाहिए. सो नीचे क्या है कोई देखता नहीं, ऊपर से और एक लाइन डालते हैं. सो ऐसे भी है 2-2, 3-3 लाइन. कोई फंक्शनल है, कोई डिफंक्ट है. वहां पे कैसे पानी जा रहा है, किधर से जा रहा है, कौन सा लीकेज है, किसको समझने का कोई चांस नहीं है. एंड दैट्स व्हाई पीएमसी हैज बीन एडमिटिंग फॉर इयर्स कि आवर वाटर लीकेज इज 40%. 40% वाटर लीकेज है हमारे सिटी में, ऐसा बोल रहे हैं. वो भी झूठ है, क्योंकि मिनिमम 20% तो चोरी है, पानी का चोरी है. क्योंकि अगर 40% वाटर लीकेज पूना यूज करता है अराउंड 20 टीएमसी वाटर, उसमें से 40% बोलो तो 8-9 टीएमसी पानी यहाँ पे जमीन के नीचे होना चाहिए. मींस कम से कम 4 खड़कवासला डैम से इतना पानी जमीन के नीचे होना चाहिए. सो कहाँ पे भी 1 फीट भी खोदा तो पानी का आना चाहिए. ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे चोरी है, लीकेज ऐसा है, इलीगल. एंड लेट मी टेल यू, देयर इज डेफिनेटली इनसाइडर्स उसमें शामिल है. आम आदमी को, अरे इनको नहीं पाइपलाइन मिलती तो आम आदमी को कहां से मिलेगी, कहां से टैपिंग करेगा. मैं कहां से बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि आपके घर का ये एक्सपीरियंस है, जबकि आप कोथरूड जैसे डेवलप्ड लोकेशन में रहते हैं. ये जो नए जो लोकेशंस आए हैं, तो कोंडवा हो गया या फिर बानेरसूस हो गया, या फिर इनके तो हालत क्या होगी. 70-75 साल में कॉर्पोरेशन ने कभी नहीं सोचा कि हमको ब्लूप्रिंट लेना चाहिए. सी बेसिकली प्लानिंग, सी अगेन दिस कम्स बैक टू प्लानिंग. तो प्लानिंग का हमारा संबंध ही नहीं रहा. पहले नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम. अभी ये पूना में नया लाइन डाला 24/7, जो एलएनटी ने डाला. बट फिर भी आज भी उसके भी मैप्स 100% नहीं है. क्योंकि वो भी एक एग्जांपल बोलता हूँ, हमने जब 3 साल पहले जो एक लाइन डाला एलएनटी के लोगों ने, तो वहां समझ में आया कि हमारे पास पानी का प्रेशर नहीं बढ़ा. तो हमने पूछा क्यों नहीं बढ़ रहा है, देखो. तो जब उन्होंने सर्च किया तो समझ में आया कि वो लाइन, मेन लाइन को उन्होंने अटैच ही नहीं किया है, ऐसा ही करके छोड़ दिया. सो जब मेन लाइन को अटैच करने गए, 4 दिन तक ढूंढ रहे थे मेन लाइन है कहां. एलएनटी के लोग, एलएनटी और पीएमसी दोनों के लोग ढूंढ रहे थे, ये मेन लाइन है कहां, नहीं मिली. सो एक टेढ़ा करके उन्होंने दूसरी मेन लाइन से हमें वो लाइन को जोड़ा. दैट इज द सिचुएशन टुडे ऑल्सो.
God only will help this. I mean, he also may not. That is the unfortunate part. सर अभी ये हाल है तो मतलब अगले 10 साल 15 साल में क्या लगता है आपको, क्या पूना शहर का क्या होगा? अगर अपने पास वाटर डिपार्टमेंट के पास पाइपलाइन का ब्लूप्रिंट नहीं है, ड्रेनेज डिपार्टमेंट के पास उसका ब्लूप्रिंट नहीं है, हमारे पास रोड नहीं है. Basically, unfortunately, we are doing a completely uncontrolled development. बस डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े टावर्स खड़े किए जा रहे हैं आजकल, रीडेवलपमेंट के नाम पे खड़े कर दिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ऊपर. सर मेरे हिसाब से, मैं रियल एस्टेट में हूँ, ये सारे बड़े टावर्स में बेचता हूँ. मेरा कोर काम ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे शहर को वापस लिवेबल बनाना बहुत जरूरी है. मेरा जो काम बोलते हैं, जो मराठी में बोलते हैं पोटापाणीसाठी, मी रियल एस्टेट विकतो, मैं रियल एस्टेट बेचता हूँ. आई हैव रियलाइज्ड व्हेन स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट कि देयर इज अ डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस इन डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. तो हम लोग सिटी डेवलप करने के बदले में सिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. करेक्ट. सी ये कोई सोच ही नहीं रहा है कि वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं क्या इतना. सिटी का कैरिंग कैपेसिटी पूरा चेंज हो रहा है. रोड्स, वाटर, देन ड्रेनेज, देन कचरा सिस्टम बोलते हैं, वो किसका भी प्लानिंग नहीं है, किसका भी सफिशिएंसी नहीं है, बट बढ़ाते जा रहे हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ द बिग सिटीज नाउ. जैसे बंबई आज भी ठीक है, वहां पे भी क्राउडिंग है, सब इश्यूज है, बट स्टिल इट्स वर्किंग, it's moving because of the public transport system. Their locals as well as their best. यहाँ पे ना लोकल, अरे पूना का लोकल सिस्टम क्या बताएं आपको, दिन में 10 लोकल है. जो मुंबई है, पुणे टू लोनावला, पुणे टू तलेगांव, हाँ ये ऐसे लोकल्स है. जो बंबई में भी आउटस्कर्ट्स में लोग जाते हैं ना, करजत तक आता है, बट लोकल्स 10 मिनट में एक है करजत तक, और यहाँ पे हमारे दिन में 10 है. दोपहर में 3-3 घंटा लोकल नहीं है. डेवलप ही नहीं किया सिस्टम. ये रूट इतना तो बिजी नहीं है पुणे लोनावला कि जहां पे लोकल्स नहीं रन हो सकते. सो वो प्रॉब्लम है. मेट्रो अभी शुरू हुआ है, उसको भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बट मेट्रो इज लिमिटेड. सी बंबई इन लीनियर सिटी है, पुणे इज अ सर्कुलर सिटी, रेडियल सिटी. सो उसमें आपको बस सर्विस ही अच्छी देनी चाहिए जो हर एक कोने तक जाएगा. बट हमारा पीएमपीएमएल का बस सिस्टम इतना होपलेस है. So those who have no other choice only use it. अगर पुणे का पॉपुलेशन 50 लाख पकड़ेंगे तो हार्डली 6-7 लाख पीपल यूजेस दिस पीएमपीएमएल, बाकी लोग नहीं यूज करते. सो पुणे में इवन मेट्रो उन्होंने 6 लाख का प्लानिंग किया था. मेट्रो का भी पॉडकास्ट का 2 लाख 2 लाख भी नहीं कर 2 लाख 6 कोचेस का ये किया था. 3 कोच ही रन कर रहा है अभी. क्योंकि बेसिकली देखो, मेट्रो अगर किया तो भी उसको भी फीडर सर्विसेज जरूरी है. That PMPML can do, but no coordination again. जैसे देखो, पुणे एयरपोर्ट का फुटफॉल अभी बहुत बढ़ गया है, बट तकरीबन 11 लाख का होगा. बट हमने मेट्रो रामवाड़ी तक लिया, बट एयरपोर्ट तक नहीं लिया. सो होना क्या चाहिए, एक दिन में तो एयरपोर्ट तक मेट्रो जाएगा नहीं. बराबर है. वो प्लानिंग में भी नहीं है. गॉड नोज हु प्लान्स इट. प्लानिंग में भी नहीं है, बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ फीडर सर्विस एवरी 10 मिनट्स. एयरपोर्ट टू रामवाड़ी, रामवाड़ी टू एयरपोर्ट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस. मिनी बसेस, बड़ी बस की भी जरूरत नहीं है. मिनी बसेस अगर चलेंगे 10 मिनट में बस, तो इतना तो बोलता हूं, जो हेवी लगेज नहीं लेके आते हैं वो तो डेफिनेटली यूज करेंगे. क्योंकि आज भी पुणे एयरपोर्ट पे गेटिंग अ टैक्सी, गेटिंग अ ओला उबर इज अ बिग इश्यू, वेरी बिग इश्यू. सो पीपल विल यूज इट. एंड मेट्रो से वो 2 डायरेक्शन में तो जा सकते हैं कम से कम. बराबर है. मतलब वो 2 किलोमीटर का अगर फीडर बस लेके कोई रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन पे आता है, कोतुर आने में 20-25 मिनट लग जाएगा. करेक्ट. आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा, जो किसी भी ओला उबर से नहीं पहुंचेगा. कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से नहीं पहुंचेगा. बट ये कोई सोच ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है. यहाँ पीएमपीएमएल शुड बी सो सफिशिएंट. एवरी रूट, स्पेशली जो बिजी रूट्स है, एवरी 5 to 7 मिनट्स 1 बस शुड रन. हमने उनको बोला यार कम से कम 5 रूट सिलेक्ट करो और ये सर्विस चला के देखो कि होता है क्या आपसे. वो भी नहीं होता है. रिलायबल नहीं है, अफोर्डेबल भी नहीं है. कॉस्ट वाइज इट इज द हाईएस्ट इन एंटायर महाराष्ट्र स्टेट. इतना कॉस्ट है. थर्डली उसका टाइम टेबल है बट कभी फॉलो नहीं होता है. सो पीपल से कि अगर मेरे पास बहुत टाइम है वेटिंग के लिए और मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है तो ही मैं पीएमपीएमएल से जाऊंगा, अदरवाइज मेरा 2 व्हीलर इज ब्यूटीफुल, पॉइंट टू पॉइंट जा सकता हूं. सो ये शहर अगर प्लानिंग होना है, अच्छी तरह से आगे रन होना है, तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड
जिसमें लोग प्राइड लेंगे जाने के लिए, ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। बम्बई में कितना भी बड़ा एग्जीक्यूटिव हो, लोकल से जाता है, वो बेस से जाता है, उसको कोई शर्म नहीं लगती। हमारे यहाँ पीएमपीएमएल से लोग ऐसे जाते हैं, उनको कोई दूसरा चारा नहीं है, और बाकी जो लोग बोलते हैं यार ये खटारा में कौन बैठेगा। बिल्कुल। दैट टेंडेंसी और दैट थिंग शुड चेंज, प्रोवाइडेड दे शुड प्रोवाइड अस रिलायबल, अफोर्डेबल एंड टाइमली ट्रांसपोर्ट। वाटर टैक्स का क्या हाल है सर पूना में? पूना में जो वाटर टैक्स लेते हैं वो अपने प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में ही ले लेते हैं, सो अलग से मांगना नहीं पड़ता है। बट देर आर सम कनेक्शंस विच आर गिवन एज अ कमर्शियल कनेक्शंस, या सेपरेट किसी रेसिडेंशियल को दिया है, उसका मीटर से आता है। काम करते ना सर आप, पूना का प्रॉपर्टी टैक्स एंड वाटर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स का थोड़ा सा ब्रेक इवन दे सकते हैं क्या लोगों को समझ में आने के लिए कि प्रॉपर्टी टैक्स में क्या हो सकता है? नहीं, क्या हो सकता है ना, क्या होता है, क्या क्या होता है ब्रेक? प्रॉपर्टी टैक्स का एक जो ब्रेकअप होता है, एक नॉर्मल आदमी को समझ में आए। सी प्रॉपर्टी टैक्स में हमारे यहाँ जो बिल आता है उसमें एक बेसिक मालमत्ता कर जिसको बोलते हैं वो होता है, फिर उसमें वाटर टैक्स होता है, फिर उसमें वृक्ष कर होता है, यानी जो पीएमसी लगाती है सब जगह पेड़, उसका भी कर हमको ही देना पड़ता है। स्वच्छता कर होता है, देन जो सिटी लाइटिंग होता है उसका एक अलग से कर होता है। सो देर आर अराउंड 8 to 10 different headings under which the tax is collected by PMC. बट वो प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप वाटर टैक्स ले रहे लोगों से, तो आज भी ऑन बानेर, बालेवाड़ी, यहाँ पे कात्रज एरिया, वहां पे कोंडवा एरिया, इधर पे जो पूरा नगर रोड एरिया है, big societies after paying water tax in their tax bills are investing or spending crores on water tankers. क्यों? आप मेरे से टैक्स भी लोगे, पानी भी नहीं दोगे, फिर मैं वाटर टैंकर पे ऊपर भी खर्चा करूंगा, ये नहीं चलेगा। आइदर आप प्रॉपर्टी टैक्स में से मेरा वाटर टैक्स निकाल दो तो मैं टैंकर लाऊंगा, अदरवाइज दे हैव एक्चुअली दैट सिस्टम कि जहां पे पीएमसी सफिशिएंट वाटर नहीं दे सकती, वहां पे पीएमसी विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर टैंकर। सर ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने डेवलपर से एफिडेविट लेके रखा हुआ है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कि हम लोग बिल्डिंग परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हम पानी नहीं देंगे। तो डेवलपर एफिडेविट साइन करके दे देता है। अब कुछ 1.5-2 महीने पहले अजीत दादा केशव नगर गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बोला, वो सारे मेरे ख्याल से गोदरेज के थे या किसी और प्रोजेक्ट के लोग थे, वो सब जमा हो गए और दादा के पास कंप्लेन किया कि हमारा डेवलपर हमको पानी नहीं दे रहा है। तो वो बिल्डिंग परमिशन पीएमआरडीए के पास थी, एम्यूनिटीज या पानी का जो सब देने का वो पीएमसी दे रहा है, और उसके बीच में जो लोग हैं वो फंस रहे। तो दादा ने बोला कि बिल्डर अगर पानी नहीं देता रहेगा तो उसका स्टॉप वर्क करो। मुझे नहीं लगता स्टॉप वर्क इज द सोल्यूशन, बिकॉज एक्चुअल नुकसान डेवलपर का नहीं होगा, उसको नोशनल लॉस होगा। अगर वो 100 रुपये कमाने वाला रहेगा तो 95 रुपीज कमाएगा, और वो 5 रुपये भी इनकम टैक्स में एक्सपेंस देके बचा लेगा। एक्चुअल नुकसान होगा जो लोगों ने उसके अंदर, वो टावर के अंदर बुकिंग किया है, खरीदा हुआ है। अगर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल लेट हो गया उनके पोजीशन को, तो वो पीएमआई भी भरेंगे और अपना रेंट भी देंगे। तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। बट डेवलपर को भी जब एफिडेविट लेते हैं, उसके ऊपर भी कोई टाइमलाइन नहीं होता है, कोई कैप नहीं है। मतलब बहुत सारी सोसाइटीज मैंने देखा है 8-8, 10-10 साल से डेवलपर टैंकर दे रहा है। सी बेसिकली यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पीएमसी उसका वाटर टैक्स लेती है तो इट इज पीएमसी जिम्मेदारी। हाउ डेवलप, तो फिर वाटर टैक्स बंद करो लेना एंड लेट पीपल पे दैट वाटर टैक्स टू द डेवलपर। एंड आपको बता रहा हूँ मैं, टैंकर पूना के ट्रैफिक का हिस्सा हो गया। पहले तो भी ऐसा समझ में आता था कि ये टैंकर जा रहा है, आज मतलब हमको इतना देख देख के आदत हो गई है। मुझे somebody I know is बहुत पैशनेट अबाउट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो जंगल में जब जाते हैं, जिप्सी गाड़ी जो है वो जंगल का हिस्सा बन गई है, उधर के जानवर भी उसको देख के डरते हैं। वैसे पूना के टैंकर जो है वो ट्रैफिक का हिस्सा हो गए। हमको अभी वो समझ में भी नहीं आता कि वो टैंकर है। मतलब मुझे घर बेचने के टाइम पे अगर कोई पूछता है कि पानी है क्या, मैं बोलता हूँ टैंकर आता है। सिंपल लाइन है। मतलब पहले तो भी 8-10 साल पहले तो भी झिझक होती थी कि मैं पूछ के बताता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बोलता हूँ टैंकर आता है। बट दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। व्हाई? दोनों चीज नहीं हो सकती, आइदर वाटर टैक्स और टैंकर। सो वाटर टैक्स ले रहे हैं तो टैंकर फ्री में भेजो। पीएमसी हैज ऑलमोस्ट 300 वाटर टैंकर्स टेकन ऑन रेंट बाय पीएमसी, जो पीएमसी फ्री में देती है लोगों को। बट वो किसको मिलता है?
जिसका किसी कॉर्पोरेट के साथ कुछ कनेक्शन है या जिसका पीएमसी ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शन है उसको मिलता है। आप कितना भी बोलो आपको मिलेगा 4 दिन में एक बार, क्या फायदा है उसका? मेरा जो कोटा है 150 लीटर्स पर डे पर हेड, उतना पानी मेरे को मिलना चाहिए आइदर थ्रू टैप और थ्रू टैंकर। लोग भी लड़ते नहीं है, लोग बोलते हैं अभी क्या करें। मुझे मालूम ही नहीं था कि पीएमसी प्रोवाइड करता है। तो जब मुझे मालूम नहीं है, आई बिलोंग टू रियल एस्टेट, मैं रियल एस्टेट बेचता हूँ और ये सब कर रहा हूँ, तो नॉर्मल आदमी को क्या मतलब उसको अपना काम धंधा करेगा, नौकरी करेगा, ईएमआई भरेगा, बच्चों की फीस भरेगा कि ये सब देखेगा? सो बोलते छोड़ो यार, लाओ टैंकर पैसा दे दो। बट आई हैव सीन सोसाइटीज पेइंग 1 crore a year on water tankers. Why? बट कोई ये सोचता नहीं, कोई देखता नहीं है। एंड वो भी टैंकर माफिया बहुत बन गए हैं, तो वो भी दमदाटी करते, सब कुछ करते। दिस मस्ट स्टॉप। सो जितने भी लोग मेरे पास है, मैं पहले बोलता जाओ वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इसको जाके पकड़ो, उसको बोलो तुम मेरा वाटर टैक्स बंद करो, नहीं तो मेरे को टैंकर भेजो। फिर 8-15 दिन टैंकर आता है, बाद में फिर से वही चारों नाटक। सो कांस्टेंट प्रेशर रखना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अप्रोच करना होगा वाटर टैक्स या टैंकर के लिए, तो कैसा करना चाहिए? जो लोकल ऑफिस है उनका, वहां का वार्ड ऑफिस, वो प्लस जो पानी पुरवठे वाले सेपरेट ऑफिस है, जैसे स्वारगेट में है, जैसे एक डेक्कन जिमखाना पे है, दे हैव टू अप्रोच देयर। ओके, कि हमें वाटर टैंकर चाहिए। एवरी वाटर टैंकर हैज अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम। लोगों ने कॉल करके उधर रजिस्टर करना है टैंकर के लिए, फिर टैंकर वाला उनको भेजता है, वो वहां से टैंकर उनके पास आता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम जिनको मालूम है उनको ही मालूम है, इसीलिए मैंने खास पूछा है ताकि लोग उसको यूज कर सके। यस, पीपल मस्ट अप्रोच पीएमसी कि हमें फ्री वाटर टैंकर का आपका जो सिस्टम है वो हमें चाहिए। डू वॉट एवर यू विश। कम से कम अगर कोई सोसाइटी 2 लाख रुपए पे कर रहा है फॉर एग्जांपल, कम से कम 50,000 रुपए बच जाएंगे। करेक्ट। मैं बोला चलो 2 दिन में एक बार भी एक फ्री टैंकर मिला, एक या 2, तो उतना तो बचेगा, बिकॉज यू आर एनीवे पेइंग फॉर वाटर टैक्स। तो ये जो रिसेंटली प्रॉपर्टी टैक्स का जो 75% डिस्काउंट आया है, उसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 75% डिस्काउंट दिया है प्रॉपर्टी टैक्स को। करेक्ट, नहीं, नॉट प्रॉपर्टी टैक्स, डिफॉल्टर्स को दिया है। क्या हुआ, बहुत डिफॉल्ट है पीएमसी में, तो वो बोले कि पैसा तो लोग भरते नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे और एक चीज है, समझो मैंने पैसा नहीं भरा तो 2% पर मंथ इतना उसका दंड है, फाइन है उसको। हाँ, सो ये तो पठानी ब्याज बोलते हैं ना, ऐसा हो गया। सो ऐसा लोगों का बढ़ते 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 आई थिंक पीएमसी हैज अराउंड 9 to 10,000 crores ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज। सो बोले यार पीएमसी, 2 चीजें, एक तो आपने बताया 2% पर मंथ का इंटरेस्ट है, एंड पीएमसी के पास 9 से 10 हजार करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है, ड्यूज लोगों से आना, क्योंकि ये ऐसे बढ़ता है ना। अच्छा, तो कंपाउंडिंग हो के 9-10 हजार का आया। सो पीएम सर वो 2% आपने बोला कौन सा ब्याज है? पठानी ब्याज है। पठानी, ओके, तो होना कितना चाहिए? 24% पर एनम। होना कितना चाहिए बाय लॉ? नहीं, लॉ इधर नहीं बनाया है, सो लॉ कौन पूछता है? बट इंडियन आइडियली देखो, इनकम टैक्स कितना लगाता है? 12%। बराबर है। जीएसटी कितना लगाता है? आई थिंक उतना ही होगा शायद, 12%। हाँ, 12% ही लगाता है। तो 24 कहाँ से? हम करे सो कायदा। तो ये इसको क्या करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये पहली बात तो 24% बहुत ज्यादा है। कॉर्पोरेशन मतलब इंडियन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन को अपना डिफॉल्ट का इंटरेस्ट लगाने का अथॉरिटी दिया है। See, basically, corporation is a independent authority who can take their own decision. So, government हाथ ऊपर करता है नहीं, वो तो वो देखेंगे उनका क्या है। तो दिया है उसको, दिया है। So, इन्होंने क्या किया कि बोला अभी बहुत हो गया, तो 21-22, 2 साल उन्होंने ये स्कीम लाया था, जिसको एमनेस्टी स्कीम बोलते हैं, कि आप जितना ड्यूज है उतना भरो, उसमें ये जो इंटरेस्ट है वो 80%, 75% आपका माफ कर देंगे। सो हमने वो भी पहले ही बोला था उनको, डोंट डू दिस, क्योंकि जो रेगुलर भरने वाले, यू आर गिविंग इनजस्टिस टू देम। तो मैं भी सोचूंगा क्यों भरूं यार, 10 साल नहीं भरता हूं, बाद में एमनेस्टी आएगा ही आएगा। तो हमने बोला था ये मत करो, और करना है तो
लिख के लो उनसे, फिर से अगर तुम हो गए डिफॉल्टर तो पहले वाला बिल लगा देंगे। कुछ नहीं किया, पॉलिटिकल डिसीजन था, हुआ। बाद में मैंने लास्ट ईयर आरटीआई में पूछा कि जिन्होंने वो एडवांटेज लिया उस टाइम दोनों इसमें, उसमें से 2021-22 में, 2021-22 और 22-23 ओके, दो टाइम आया। मैंने पूछा उसमें से कितने वापस डिफॉल्टर हो गए? 50% आर अगेन डिफॉल्टर्स, सो दे आर हैबिचुअल डिफॉल्टर्स। सो ये टाइम में हमने बोला मत करो, अगर करना ही है तो इतना कंडीशन डालो कि लास्ट टाइम जिसने लिया उसको वापस नहीं मिलेगा। तो इतना तो किया उन्होंने। अभी जो कंडीशन डाला है उसमें डाला है कि इसके पहले कौन सी भी स्कीम ने अगर आपने फायदा लिया है तो वापस आपको नहीं मिलेगा। कौन सी भी स्कीम या एमनेस्टी? एमनेस्टी, बिकॉज 16-17 में भी आया था, जितने भी स्कीम्स आए 1.5 लाख लोग बाहर निकल गए उससे, एमनेस्टी से नहीं मिलेगा। बट इश्यू यह है कि हमने बोला ऐसे एमनेस्टी स्कीम लाने से एक काम करो, एबीसी एनालिसिस जो पैराडॉक्स प्रिंसिपल है कि बड़े वैल्यू वाले जो है ना उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे को आरटीआई में उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया वो दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 700 people owe 3,000 crores of property tax dues. पूना के सिर्फ 700 700 and around 1,200 mobile towers owe another 3,000 crores. 6,000 करोड़ तो इधर ही है। हाँ, 6,000 का इधर ही हुआ है। सो उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो ना। 700 people who owe 3,000 crore, are they residential और commercial? बहुत है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, गवर्नमेंट भी है उसमें। गवर्नमेंट है? कौन सा डिपार्टमेंट है? इवन ये क्या बोलते हैं उसको, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का भी है। उसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया? नहीं, डिफॉल्टर है कुछ तो, बड़ा बड़ा अमाउंट है। हमने उनको बोला यार तुम उनको पैसा दे रहे हो पानी का, उसमें से काट लो ना। सिंपल। नहीं करते। सो हमने बोला यार कॉन्सेंट्रेशन उनके ऊपर करो। ये मोबाइल टावर वालों ने क्या किया, हाईकोर्ट में केस डाल दिया, 6-7 साल से पड़ा है। वी टोल्ड दिस पीपल कि बॉस एकदम अच्छा सा लॉयर लगाओ, भले 50-60 लाख लेने दो उसको, सीनियर लॉयर। 3,000 करोड़ रुपए। हाँ, सीनियर लॉयर को उधर खड़ा करो हाईकोर्ट के सामने और उसको बोलने दो कि सर ये केसेस जल्दी से निपटा लो, क्योंकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 3,000 करोड़ इसमें अटका है। उसमें से 50% भी आया तो 1,500 करोड़ एक साथ आ जाएंगे। कुछ नहीं कर रहे। सो ये कुछ 1,500-2 हजार लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से अच्छा लगता है उनको कि एक एमनेस्टी स्कीम लाए, सबको दे दे। व्हाट इज द टारगेट? 700 लोग 3,000 करोड़, 1,200 लोग, मतलब तकरीबन 2,000 लोगों में 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी जो 3,000 बचे हैं ना उसके लिए काम कर रहे हैं, और इनका एस्टिमेट है 500 करोड़ आ जाएंगे ये एमनेस्टी स्कीम में। यार 500 करोड़ के लिए इतना बड़ा स्कीम कर रहे हो, उनके लिए लगाओ, कुछ तो हो जाएगा, बट नहीं कर रहे। मैंने रिसेंटली प्रोफेसर अनीता बेनेंजर के साथ में पॉडकास्ट किया पूना के नदी के ऊपर से, एंड वो नदी तो नदी बची नहीं है, सारे सीवेज का ये हो गया है। क्या प्रॉब्लम है? सी इश्यू ये उसके है, अंदर 2 चीज मेरे को मालूम पड़ी। एक तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपया फाइन किया, एंड दूसरा ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट वाटर फ्लो जो होता है, जो उन्होंने शायद कृष्णा खोरे ट्रिब्यूनल का रेफरेंस दिया कि 65 mld पानी डैम से रिलीज करना ही है फॉर द डाउनवर्ड इकोलॉजी, वो कर नहीं रहे। दोनों का रीजन एक ही है कि आपकी नदी गंदी है। एक तरफ से महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको फाइन करता है, और दूसरी तरफ से यू हैव टू पे मनी टू इरिगेशन डिपार्टमेंट टू रिलीज द वाटर। सी इश्यू ऐसा है कि ड्रेनेज सिस्टम का हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि ड्रेनेज डालना कहाँ है। सो बेसिकली आइडियल सिचुएशन इज पहले तो पूरा ड्रेनेज कलेक्ट करना चाहिए। आज भी हमारा ड्रेनेज कलेक्शन है अराउंड 60-65%, बाकी का कलेक्शन होता ही नहीं है। वो इधर उधर नाले में इधर उधर चला जाता है और वहां से हल्के हल्के करके वो नदी में आ जाता है। एक आज जितने भी छोटे छोटे नाले आपको दिख रहे हैं शहर से जाते हुए, पानी कहाँ से आ रहा है उसमें? बारिश तो कब का खत्म हो गया, पानी आता है कंप्लीट ड्रेनेज का। सो दैट मीन्स कलेक्शन नहीं है। दूसरा, हमने एसटीपीज लगाया है 6-7 places STPs are there. They are supposed, only 6-7 places. हाँ, they are supposed to. पुणे में आपका जो है, सॉरी काट रहा हूं मैं आपको,
पूना में एसटीपी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कुछ आइडिया है आपको? देखो अभी इन्होंने जायका से पैसा मिला इनको 1000 करोड़ का कुछ। हाँ, तो 2027 तक का रिक्वायरमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा करके 2017 में 1000 करोड़ का सैंक्शन मिला। पैसा मिला मीन सैंक्शन मिला। पैसा नहीं आया? नहीं, कैसे देंगे, पहले ये खा जाएंगे। 5 साल तो लिया टेंडर निकालने में, तब तक तो ये बढ़ गया, रिक्वायरमेंट पानी का बढ़ गया अराउंड 25%। सो कैलकुलेशन वहीं पे खत्म हो गया। दूसरा बोले जितने एसटीपीज हमारे पास है उसका भी अपग्रेडेशन करेंगे और नए एसटीपीज लगाएंगे। सब मिला के कुछ 1000 MLD का प्लानिंग किया। आज पूना 2017 में 1000 MLD का प्लानिंग किया, 2027 तक का प्लानिंग किया। आज की सिचुएशन 2025 में ऐसी है, हमारा डेली कंजम्पशन है अराउंड 2000 MLD, क्योंकि डैम से आता है, फिर अंडरग्राउंड आता है, सब मिला के कम से कम 1800 MLD तो पूना यूज करता ही है। उसमें से 80% गेट्स 1800 MLD पानी यूज करता है, फ्रेश पानी। 80% गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीवेज वाटर एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स। सो अराउंड 1500 MLD आज सीवेज वाटर तैयार हो रहा है सिर्फ पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिर्फ पुणे में। और ये लोग बोल रहे हैं बाय 2027 हम 1000 ट्रीट करेंगे। क्या फायदा है? फिर भी 500 वैसा ही जाने वाला है। 27 अभी 15 महीने में हाँ, और नदी में ये भी पानी नदी में जाता है, यहां से भी पानी नदी में जाता है। सो ये जो 1000 MLD ट्रीट करेंगे वो भी यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि 500 तो ऐसे ही जाने वाला है। सो पेस उनका कम पड़ रहा है। दूसरा, इनका प्लानिंग कम पड़ रहा है। आज प्लानिंग 2050 तक का होना चाहिए, जरूरी है, बट नहीं हो रहा है। बिकॉज कौन सोचता है इतना? ये जो आपने बोला 500 करोड़, कोई पैसा नहीं भरा पीएमसी ने, नहीं भरा अभी तक, नहीं भरा। ओके। नॉट ओनली दैट, पोल्यूशन कंट्रोल ने भी कंपेल नहीं किया पैसा भरो, कुछ नहीं। एक ऑर्डर है उनका, मेरे पास है वो, कुछ 80 लाख रुपीज पर डे, 80 लाख रुपए पर हाँ, देना है 2019 से। 80 रुपए भी नहीं दिया आज तक। सो एंजॉयिंग लाइफ एंड हु केयर्स। ये जो नदी का पानी आगे जा रहा है, कंप्लीट स्वेज वाटर है, वो आगे जाते जाते वहां पे आगे के जो छोटे छोटे गांव है वही यूज कर रहे हैं बेचारे। क्या करेंगे? वहां पे इतने इश्यूज है हेल्थ के, बट उनको पानी नहीं है दूसरा। बट ये लोगों को शर्म नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि प्लानिंग जो 50-50 साल की होनी चाहिए, हमारे पास 5 साल की भी नहीं है। और ये जो डिफरेंस रहता है वो कंटिन्यू हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई कितने भी एसटीपीज और लगाने का प्लानिंग करो, ये गैप नहीं ब्रिज हो रहा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आज जो एसटीपी लगाया है वो कैपेसिटी को केटर कर रहा है क्या? नहीं, नहीं, मतलब समझो किसी एक वार्ड में एक, आपने बोला कि 6-7 जगह पे एसटीपी बनाया है, तो लेट्स से एक वार्ड में एक एसटीपी बनाया होगा, क्या वो कम से कम उसके वार्ड को सफाइज कर रहा है क्या? होता क्या है, हु चेक्स के एसटीपी एक्चुअल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और कितना कर रहा है, क्योंकि वो तो सब आउटसोर्स्ड है। हाँ, पीएमसी कुछ नहीं चलाती, आउटसोर्स कुछ अलग अलग कंपनीज को आउटसोर्स किया है। ओके। बीच बीच में हमने ये भी देखा था कि कुछ ये एसटीपीज में से पानी सुबह सुबह डायरेक्ट जाता है नदी, डायरेक्ट, हाँ, विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस, वो डायरेक्ट छोड़ते हैं। वो बोलते हैं क्या है, दैट इज द टाइम व्हेन हाईएस्ट फ्लो कम्स एंड वी कांट मैनेज दैट। सुबह, हाँ। अभी इनके मुताबिक लोगों ने P1 P2 करना चाहिए, आधे लोग सुबह जाना चाहिए, आधे लोग शाम जाना चाहिए। सो ऐसे ही छोड़ देते हैं नदी में। कैसे होगा? मुश्किल है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वो कुछ रिपोर्ट सबमिट करते हैं, हमारा अच्छा चल रहा है, ये ले लेते हैं। सो इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। जैसे एग्जाम में लोग ऑप्शन में डालते हैं ना सब्जेक्ट या टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक ऑप्शन में डाला है, होगा तब होगा, जैसे होगा वैसे होगा। पूछने वाला कोई नहीं, कंप्लेन करने वाला कोई नहीं। क्या कोई मॉनिटरिंग बॉडी किसी के ऊपर नहीं है? कोई मॉनिटरिंग स्टेट बॉडी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ओनली वन, दैट इज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो भी कुछ देखते नहीं है, मतलब खाली फाइन दे दिया उसने, फाइन लगा दिया है, हाँ, भरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है उसका। बट वो बोले हमारा काम हो गया, अभी बात खत्म, चल रहा है, चलने दो।
एंड स्टेट गवर्नमेंट मंत्रालय वगैरह से कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं उनको आता कहाँ टाइम है ये चीजों में देखने के लिए? पीएमसी को टाइम नहीं इसमें देखने के लिए, उनको कहाँ से टाइम मिलेगा? नोबडी केयर्स बिकॉज सर गवर्निंग बॉडी का भी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। सी ऑन पेपर अकाउंटेबिलिटी बहुत है। अगर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पीएमआरडीए अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो एक नॉर्मल आदमी ने क्या करना चाहिए? आरटीआई they can complain to UD ministry, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन मंत्रालय, बट इश्यू इज कंप्लेंट उधर किया तो भी आगे कुछ होता नहीं है। आप सीएम पोर्टल पे करो, पीएम पोर्टल पे करो कंप्लेंट। वो लोगों ने पोस्टपोन सिस्टम बनाया है। मैं पीएमसी काम नहीं कर रहा है ऐसा कंप्लेंट सीएम पोर्टल पे किया तो सीएम पोर्टल वाले जो बैठे हैं लोग वो कंप्लेंट उठा के पीएमसी कमिश्नर को ही भेजते हैं। अरे वही काम नहीं कर रहा है इसके लिए मैं आपके पास भेजा है, आप उसको वापिस भेज के होएगा क्या? वो लेता है कंप्लेंट, रखो उधर, कुछ नहीं होता है क्योंकि उनके पास वो भी रिकॉर्ड नहीं है कि 2 महीने के पास वापिस पूछे कि हमने आपके पास ये कंप्लेंट भेजा था उसका आगे क्या हुआ। कुछ नहीं है, पोस्टमैन का काम करते हैं तो लोग बोलते हैं छोड़ो यार ये वैसे भी कुछ नहीं करते। सो चल रहा है। नदी को रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? परसों एक पॉडकास्ट किया मैंने वास्तु वाले के साथ में, उन्होंने एक जो बात बोली, अब वास्तु में हर किसी की आस्था होती है बट अभी वो मेरी आस्था मेरे शहर से है। उन्होंने बोला अगर शहर के नदी को साफ कर दिया तो शहर बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएगा। हमारा शहर जो नीचे जाना चालू किया तब से जब से हमने हमारी नदी को गंदा करना चालू कर दिया, और उन्होंने अहमदाबाद के रिवर फ्रंट का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने नदी को साफ किया, शहर का प्रोग्रेस आगे आया। शहर नदी को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए सर? अभी इसलिए हमारे यहाँ भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। नहीं सर, वो रिवर फ्रंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम। वो क्या बोलते हैं, नदी काट क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटिफिकेशन। अरे नदी ब्यूटिफाई करो, नदी काट क्यों ब्यूटिफाई कर रहे हो? एंड दैट टू बाय इंक्रोचिंग रिवर। यस, 30% से रिवर का विड्थ अगर आप कम करोगे तो एवरी ईयर देयर विल बी अ डेंजर ऑफ फ्लड्स। इतना समझाने की कोशिश की बट कुछ नहीं होता है। बोलते अहमदाबाद में हुआ है। अरे एवरी जगह का सिचुएशन अलग होता है। वी आर सिटिंग एट 18 किलोमीटर फ्रॉम द डैम्स, दे आर सिटिंग एट 200 किलोमीटर फ्रॉम द डैम। कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं है बस। तो अगर 60s वाला एपिसोड गॉड फॉरबिड कभी हो जाता है तो क्या प्रोविजन है इनके पास? कुछ नहीं है, भगवान की दुआ से हो गया, हम क्या करें। अरे वाह, अभी सिचुएशन ऐसा है, जो पहले 1 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा तो जितना फ्लड आता था वो अभी 60,000 क्यूसेक्स में आ रहा है। इतना रिवर को हमने एनक्रोच किया है, इतना कम कर दिया है। बस अभी 1 लाख क्यूसेक्स अगर छोड़ा, एंड कैपेसिटी कितना है खड़कवासला डैम का, डिस्चार्ज कैपेसिटी 1.5 लाख क्यूसेक्स। उतना छोड़ा ना कभी, तो मैं बोलता हूं एटलीस्ट आधा 1 किलोमीटर तक पानी नदी के दोनों बाजू से बढ़ जाएगा। कुछ नहीं हो, कोरेगांव पार्क में पानी आएगा, 100% आएगा। कहां तक आएगा सर? रहता कोरेगांव पार्क 1,50,000 क्यूसेक से आया। प्रोफेसर अनीता बेनंजर से बात कर रहा था मैं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में। दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। उन्होंने बताया कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में देयर वर 2 पार्ट्स। पार्ट ए वाज क्लीनिंग द रिवर एंड पार्ट बी वाज ब्यूटिफाइंग द रिवर। उन्होंने नदी छोड़ दिया एंड ब्यूटिफिकेशन के ऊपर चले गए। दैट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट। और वो भी ब्यूटिफिकेशन भी कैसे करना है, नदी इवन जो परमिशन दिया है जल संपदा ने, वो बोला है नदी का विड्थ कम नहीं करना है। उन्होंने पहले वही किया है, नदी का विड्थ पहले कम किया, फिर अभी वहां पे जल संपदा मतलब मींस वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वही सेम। ओके, सो परमिशन देते समय भी तो फिर ये अगर उन्होंने बोला है कि नदी का विड्थ कम नहीं करना है, तो हम लोग ये जो डेक्कन साइड पे पूरा देखते हैं वो ट्रेनिंग वॉल्स लगाया है, वो क्यों लगाया? See, that's the problem. They just say, करते कुछ नहीं है उनकी। See, river is their property. So property owner को कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं है यार। एक डिस्कशन में मैं था जहां पे पीएमसी कमिश्नर, कलेक्टर एंड इरिगेशन का चीफ इंजीनियर तीनों थे। आई जस्ट आस्क वन सिंपल क्वेश्चन
कि मालकी किसका है रिवर के ऊपर। तीनों बोल रहे हैं इसका है, मेरा नहीं, इसका इसका इसका, सब तीनों एक एक के ऊपर दिखा रहे हैं। तो अगर कोई उसका मालकी नहीं ले रहा है तो कौन देखने वाला है उसको? बेसिकली दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नोबडी, आई मीन रिवर ओनरशिप किसका भी नहीं है, तो कौन करेगा? जाने तो जो होता है होने दो। दैट्स द प्रॉब्लम। इसको ठीक करने के लिए कहां से शुरू करना चाहिए? करना तो पड़ेगा सर। दैट इज ट्रू, बट कम से कम problem try तो कर problem सकते हैं। is basically it should start from bureaucracy. Sensible bureaucrats who will take cities needs and cities security above everything. ये नहीं हो रहा है। जो आता है ब्यूरोक्रेट बोलता है मैं तो 3 साल हूं, जितना मेरे से हो सकता है, जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, बाद में देखा जाए। प्रॉब्लम है कि आज जो है वो जब जाता है, आने वाला पिछले वाले का सारा डिस्कार्ड कर देता है। नहीं, वो तो बोलता है मेरा एजेंडा अलग है। हाँ, ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ही इज द किंग, ही इज द सुप्रीम, जो मैं करूंगा मैं करूंगा, कंटिन्यूएशन वगैरह का सवाल ही नहीं आता है। सो दैट इज द बिगेस्ट ट्रबल। हर एक का एजेंडा अलग है, हर एक का प्रायोरिटीज अलग है। तो मेरा प्रायोरिटी ये है तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा। ठीक है, यू आर सेइंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी। हाँ, तो ब्यूरोक्रेसी वी नीड गुड। जैसे है ब्यूरोक्रेट्स अच्छे भी, फॉर एग्जांपल एक पिंपरी चिंचवड़ में थे मिस्टर श्रीकर परदेश, ही डिड अ लॉट। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे तो हो सकता है, जैसे थाना में टी चंद्रशेखर थे, उन्होंने कुछ अच्छा काम करके दिखाया। मुंडे है जिन्होंने बहुत सारी जगह अच्छा काम किया, उसको हर 9 महीने ट्रांसफर करते हैं, बेटा ये नहीं चाहिए हमें। सो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स अगर पुणे में अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव अ। मुंडे कौन से? तुकाराम मुंडे। वो अभी शायद डिसेबिलिटी के लिए, हाँ, किधर तो है, उसको इससे जगह पे डालते। मैंने सुना है उनके 20 साल के करियर में 22 हुआ है, तबादले हुए हैं। मुझे उनसे भी बात करनी है। हाँ, हमारा लास्ट थोड़ा डैशिंग था वो भाटिया, अरुण भाटिया, जिसको 1998 ना 99 में इधर से निकाल दिया। बराबर। उसके बाद एक भी कमिश्नर हमने नहीं देखा 25 साल में, जो रियली सिटी के लिए कुछ करना चाहता है। हर एक आता है अपना अपना एजेंडा, भाग जाता है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर मुझे स्टार्ट करना है तो कलेक्टर ऑफिस जाना चाहिए या फिर वाटर डिपार्टमेंट, किसके लिए? नदी के लिए। दैट्स द प्रॉब्लम, नोबडी ओन्स। सबको तीनों के पास जाना पड़ेगा विद द सेम प्रॉब्लम, अप्रोच ऑल 3, क्योंकि ओनिंग कोई भी नहीं कर रहा है। 3 मतलब एक तो कलेक्टर, सेकंड इज इरिगेशन, थर्ड इज पीएमसी। पीएमसी के पास तो एक छोटा सा बेल्ट आएगा, तो जितना पीएमसी वाला है उतना पीएमसी, पीएमआरडी है तो पीएमआरडीए, पीसीएमसी है तो पीसीएमसी। ओके, उनके पास तो एक ये एंगल, दूसरा कलेक्टर और तीसरा इरिगेशन, तीनों के पास जाना पड़ता है। दैट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स अ फैक्ट। एंड यूडी क्या करेगा इसमें? कुछ कर सकता है यूडी पोस्टमैन का काम करेगा, डेफिनेटली पोस्टमैन का काम करेगा। एंड मेरे हिसाब से हर किसी ने, आप जैसा काम कर रहे हो वो हर किसी ने करना चाहिए। आदमी अपना घर साफ रखता है, लेकिन अपना मोहल्ला भी साफ करना चाहिए, अपना इलाका भी साफ करना चाहिए, शहर भी करना चाहिए, राज्य भी करना चाहिए और देश भी करना चाहिए। उसके लिए सर आप थोड़ा सा आपके लैंग्वेज में अगर कुछ आरटीआई को लेके बता सकते हो। आरटीआई बदनाम भी बहुत हो गया है सर, लोगों ने बहुत मिसयूज भी किया है, ब्लैकमेलिंग के लिए भी बहुत मिसयूज किया है। आई नो, बट क्या करे यार, एक चीज मेरे को बताओ, इसका मिसयूज का बहुत बात चलता है आरटीआई का। विच एक्ट इज नॉट मिसयूज्ड? Women's Act is not misused. Dowry Act is not misused. You tell me a single act which is not misused. सब एक्ट मिसयूज होते हैं, इसका ज्यादा बोलबाला होता है क्योंकि they don't want this act. तो बोलो इसको इतना डिफेम करते हैं कि कभी तो बंद हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ट्रेनिंग लेता हूँ आरटीआई का। आई हैव टेकन नॉट लेस देन 1500 ट्रेनिंग अक्रॉस द कंट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन आरटीआई। यस, 20 साल में एवरीवेयर वो बोलते हैं बंद कब होगा। पहला क्वेश्चन आता है बंद कब होगा। मैं बोलता है कभी होगा नहीं बंद, फॉरगेट अबाउट दैट, काम करो। सो इसको बदनाम करने की भी एक साजिश चल रही है। हाँ, मिसयूज होता है, ऐसा एक्सेप्टेड, बट उसमें भी एक चीज बोलता हूं, पहला कंप्लेंट वो लोग करते हैं मेरे को हर एक सेशन में, ब्लैकमेलिंग होता है। मैं उनको बोलता हूं
2 बार सोच लो ब्लैकमेलिंग के बारे में। ब्लैकमेलिंग किसको हो सकता है? जिसने कुछ तो ब्लैक किया हो उसको ही ब्लैकमेलिंग होता है। So if you put your finger across to somebody is blackmailing me, that shows you are doing black. So 2 बार सोच के करो ये। It's a fact ना? बराबर है। क्यों डरते हैं? आरटीआई में डरने जैसा कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, दे दो, बात खत्म। डरने का क्या है उसमें? डरना इसलिए है कि उसको पता है साला ये इन्फॉर्मेशन दिया तो कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि उसको पता है ना उसने क्या किया है। सो बोलते हैं ये मेरे से पैसा मांग रहा है, दो मत पैसा। मैं इनको हर बार 10 बार हर एक ट्रेनिंग में बोलता हूं, अरे आम आदमी क्लास 1 ऑफिसर को एसीबी में कंप्लेंट करके रंगे हाथ पकड़ देता है क्या? नहीं पकड़ देता है। आप तो ऑफिसर हो, एसीबी मतलब एंटी करप्शन में नहीं, न्यूज आते हैं रंगे हाथ पकड़ लिया, पैसा लेते देते समय आम आदमी एसीबी के लोग लेके जाता है साथ में। इफ ही कैन डू दैट, व्हाई कांट यू डू इट? आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कोई फोन कर रहा है, फोन पैसा मांग रहा है, फोन सबके पास रखे, टेपिंग करो और खंडनी के गुने दाखिल कर दो। कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनको पता है साला गुनाह दाखिल करते समय तो यही सामने आएगा कि हमने क्या क्या किया। सो सी आई नो पीपल आर मिसयूजिंग, बट मैं उसको बोलता हूं पहले ब्लैक करना बंद करो, ब्लैकमेलिंग अपने आप बंद हो जाएगा। बराबर। वो तो करेंगे नहीं वो। दैट्स द प्रॉब्लम। सिटीजन ने क्या करना चाहिए सर? आरटीआई का यूज अपने आप के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, शहर के लिए बेसिकली आरटीआई का यूज जो है इट इज ओनली फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो इंफॉर्मेशन के लिए यूज करो, लेने के लिए, क्योंकि आप अगर सीधे कंप्लेंट करने जाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं आपका। विथ प्रूफ आप अगर जाओगे देन somebody will at least listen to you, then under RTI you can check कि मेरा कंप्लेंट का आपने बाद में क्या किया, एंड थोड़ा एक फॉलोअप के लिए भी उसका यूज हो जाएगा। बट इतना मैं लोगों के हर टाइम बोलता हूं, बेटा तू हर एक आदमी कोई अन्ना हजारे नहीं बन सकता, इट्स ओके, बनना भी नहीं चाहिए। हाँ, बट तुम्हारा प्रॉब्लम है तो पहले स्टार्ट अपने से करो। मैं पैसा देने वाला नहीं हूं, मैं कोई एजेंट के पास जाने वाला नहीं हूं, मैं रूल से काम करूंगा। आरटीआई में पहले रूल समझा लूंगा। रूल ही पता नहीं है लोगों को, तो ये होने वाला ही है कि अगर मेरे को रूल, जैसे मैंने बोला आपको कि टैंकर फ्री में मिलना चाहिए, रूल है, नहीं पता नहीं है तो बेचते हैं टैंकर, फ्री में लेके भी बेचते हैं, क्योंकि इधर बोलते हैं फ्री का टैंकर, उधर उनको बोलते हैं 2000 रुपए पड़ेगा। क्यों? पीपल डोंट नो। सो पहले रूल समझा लो, देन अप्लाई आरटीआई एंड फाइंड आउट कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट फॉर दैट एटलीस्ट पीपल शुड गेट सम करेज, एंड मोर एंड अबव करेज एटलीस्ट दे शुड हैव सम विल टू डू दैट। इंटेंट चाहिए। सर आरटीआई के लिए अगर मुझे अप्लाई करना होगा या किसी को भी नॉर्मल आदमी को अप्लाई करना होगा, उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता सकते हैं आप? सी ऐसा है, आरटीआई किसको एप्लीकेबल है पहले देख लो। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स है, LIC है, BSNL है, एंड देन HPCL, BPCL सब कवर है। सेकेंडली ऑल स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ऑल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें MSCB है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, एंड ऑल दैट। थर्ड, ऑल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ग्राम पंचायत टू जिला परिषद, नगर पालिका टू महानगर पालिका, ऑल आर कवर्ड। सो किसी के पास इसमें से अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो आप हर एक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक आदमी, उनका एक एम्प्लॉय को घोषित करना है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO, उसका बाहर बोर्ड लगाना है। जिसको भी वो ऑफिस से इंफॉर्मेशन चाहिए उसने एक एप्लीकेशन बनाना है PIO को अग्रेषित करके कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए। 10 रुपए का कोर्ट फी स्टैम्प लगाओ, भेज दो उनको, एंड देन इन 30 कैलेंडर डेज दे शुड रिप्लाई यू बैक। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। ऑनलाइन नहीं है ये? ऑनलाइन भी है, बट लोकल बॉडीज में ऑनलाइन नहीं चलता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट rtiaonline.gov.in, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपने सरकार, ये पोर्टल पे आरटीआई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका वक्त देने के लिए एंड हमारे साथ में बात करने के लिए कि पुणे के इश्यूज क्या है, आरटीआई का यूज कैसा हो सकता है, एंड लोगों ने भी इसको कैसा यूज करना चाहिए अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।